आखिरी जो कानून था IPC 1860 का अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, तो उसको चेंज किया गया है। फिर उसके बाद एविडेंस था, वो भी 1872 का था, उसको भी चेंज किया गया है, नया कानून आया है। उसी के साथ साथ एक और के कानून था 1973 का, उसको भी नया लाया गया है। तो ये पूरे क्रिमिनल लॉज है। अमेंडमेंट बिल है, अभी एक्ट तो नहीं बना है वो। तो एक चीज़ ये है कि कानून बनाना एक सियासी अमल है, कानून को नाफिज करना एक कानूनी अमल है। तो ये समझिए कि कानून बनाने का जो अमल है वो खासा सियासत से ताल्लुक़ है उसका, वो उसका ताल्लुक़ इंसाफ, उसके बाद उसके चलाने से वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर सियासत होती है या बातचीत होती है, उसके बाद फिर कोई कानून की तरफ पेशरफ की जाती है। तो वक्फ़ जो है या कोई भी कानून बनता है तो हम समझते हैं कि वो एक कानूनी चीज़ है, लेकिन वो कानूनी चीज़ नहीं है, वो एक सियासी अमल है। वो सियासी अमल जब कंप्लीट होता है तो फिर वो कानून बन जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी बात है। उसके बाद हम वक्फ़ एक्ट की तरफ आते हैं। देखिए, जो पहला अभी जो कानून है वक्फ़ का, वो 1995 का है। ऐसा नहीं है कि 1995 से पहले वक्फ़ का कानून नहीं था। अंग्रेज़ों का भी कानून बनाया हुआ था, मुस्लिम वैलिडेटिंग वक्फ़ एक्ट बोल करके, जो 1913 के आसपास का है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने और 2-3 कानून लाए वक्फ़ के ताल्लुक़ से। उसके बाद फिर ये 1995 का कानून आया, जो पूरे जो पहले के जो कानून थे वक्फ़ के, उसको एक जगह करता है। तो देखिए कि इंसाफ की मशीनरी चलने के लिए, कानून या कोर्ट चलने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। मतलब एक है कानून, एक है कायदा। इस तरह से कुरान के अंदर भी आपको पढ़ने के लिए कायदा भी ज़रूरी है, एक कायदे के तहत पढ़ना है उसको। तो उसी तरह से वक्फ़ एक्ट जो है आपका, वो ना सिर्फ कानून की बात करता है बल्कि कायदे की भी बात करता है। और काफ़ी जो अमेंडमेंट्स आए हैं, तब्दीली आई हैं, वो कायदे से ताल्लुक़ है। कायदे से माने प्रोसीजर, किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर पे क्या चेंजेस आए हैं हम उस पर बात करते हैं। काफ़ी चेंजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी चेंजेस आए हैं उसमें से पहली चीज़ ये कि मौजूदा कानून के बारे में बात करूँगा तो फिर उसके बाद तरमीम जो हुई वो आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। एक तरफ तो वक्फ़ है जो 2 तरीक़े से बनाया जा सकता है। एक है वक्फ़ जो वाकिफ़ है, माने जिसने वक्फ़ ये प्रॉपर्टी दे दी, माने मैं ओनर हूँ उसका और मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी, उसको बोलेंगे वक्फ़ डीड या सेल डीड जैसा होती है आपके पास गिफ्ट डीड होती है। उसी तरह से एक वक्फ़ डीड हमने की कि भाई मैं ये जो है सुनो खुदा की राह में देना चाहता हूँ और ये वजह से देना चाहता हूँ। ये है आपका एक तरीक़ा जो वक्फ़ बाय रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर कर रहे हैं वक्फ़ को। दूसरा है आप तरीक़ा वक्फ़ बाय यूज़। यूज़ माने आपके पास कितने 400-500 साल पुराने मसाजिद है, जाहिर सी बात है तो आपको उसका तो कोई डॉक्यूमेंट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हुकूमत बदलती है तो फिर आपके दस्तावेज़ भी बदलते हैं। तो अब उन चीज़ों के लिए कैसा करेंगे आप? उसके लिए मौजूदा कानून के अंदर एक नया इस्तिलाह लाई गई थी, उसके माने ये थे कि वक्फ़ बाय यूज़। अगर हम किसी जगह को इस्लाम के कुछ बुनियादी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नमाज या फिर कोई यतीम खाना है, यतीमों के लिए कुछ आप इमदाद जारी कर रहे हैं उससे या करते आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आप वक्फ़ बाय यूज़। हमने इसको इस्तेमाल के ज़रिए से अल्लाह की राह में दे दिया। तो ये हो गया वक्फ़ बाय यूज़ और वक्फ़ बाय वाक़िफ़, इसका डीड है। लेकिन अब पहली तरमीम जो आती है इसके अंदर ये कहा गया है कि वक्फ़ बाय यूज़ नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल के ज़रिए से आप कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ़ नहीं बना सकते। आपको वक्फ़ डीड लाना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी जो ओनर है इस प्रॉपर्टी का, उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं ये प्रॉपर्टी वक्फ़ के लिए दे रहा हूँ, तभी जा कर के वक्फ़ की तरफ पेशरफ्त होगी। ये प्रॉपर्टी किसी भी जगह को या किसी भी ज़मीन रहने दीजिए या कोई और चीज़ें रहने दीजिए, उसको वक्फ़ के लिए इनिशिएट किया जाएगा। माने आप हुकूमती इदारों के पास जाएंगे कि भाई हमारे पास ये वक्फ़ डीड है और हम इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले ये था कि वक्फ़ बाय यूज़ के भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ थे जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जा कर के कुछ 4 लोग मिलते थे, कमेटी बनाते थे, बना करके मस्जिद कमेटी बनती थी आपकी, वक्फ़ बोर्ड में जाते थे और उसके बाद एप्लीकेशन देते थे, उसके बाद सर्वे होता था। लेकिन अब वक्फ़ बाय यूज़ का आपके पास प्रोसेस नहीं है, उसको नहीं माना जाएगा जब तक कि आप वक्फ़ डीड नहीं लाते हैं। आपको लाना ज़रूरी है अगर आपको वक्फ़ की तरफ वो प्रॉपर्टी को वक्फ़ में दाखिल करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए डिस्कस करनी चाहिए वो है, देखिए
मुसलमान यहाँ पे माइनॉरिटी है, अक्सरियत में दूसरी आबादी है। मुसलमानों के अंदर की भी माइनॉरिटी, ये एक सियासी अमल है। आप माइनॉरिटी के अंदर की माइनॉरिटी को निकालते हैं ताकि आप इस माइनॉरिटी के क्लेम को ख़त्म करने के लिए, ये एक सियासी समझेंगे आप दावपेच है। हम में से जो लोग मजलूम हैं उनके हक़ के लिए आप बात करेंगे और जो अक्सरियत में हैं उनके हक़ को आप ख़त्म करने की बात करेंगे, क्या उसको कमज़ोर करेंगे, उसकी मॉरलिटी को ख़त्म कर देते हैं। उसी तरह से वक्फ़ के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में दो वक्फ़ हुआ करते थे, शिया और सुन्नी वक्फ़। हैदराबाद में तो आपको वक्फ़ बोर्ड एक ही है जो सुन्नी और शिया उसमें दोनों भी हैं, लेकिन लखनऊ में जाएंगे आप, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको शिया वक्फ़ बोर्ड अलग मिलेगा, सुन्नी वक्फ़ बोर्ड अलग मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये किया गया है कि दाऊदी बोहरों का अलग वक्फ़ बोर्ड होगा और आगा खानियों का अलग बोर्ड होगा। आगा खानी माने जो इस्माइल आगा खान को मानने वाले, इस्माइली जिसको कहते हैं आप। तो ये जो तबक़ात है इनकी अगर कोई वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ है तो अभी देखिए आप, यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है 18%, उसके अंदर दाऊदी बोहरा या इस्माइली समाज के लोग बहुत कम हैं, मतलब 1% भी होंगे। लेकिन आपके अंदर की माइनॉरिटी को निकाल करके बात करना एक सियासी अमल है। अब इसका ताल्लुक अगर आप कहेंगे कि ये कानूनी बात है, ये कानूनी बात नहीं, ये है कि इनकी अगर कोई वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है तो यही लोग यानी इस्माइली कम्युनिटी के लोग और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग ही डील करेंगे। उसके अंदर सुन्नी अक्सरियत आबादी या सुन्नी मुसलमानों का रोल कम रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने शिया और सुन्नी को अलग उसके अंदर डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, कि जो चीज़ें शिया मज़हब के मुताबिक चलने की हैं, जैसे आशुरा खाने हैं आपके या अलावे हैं, इन सारी चीज़ों की कंट्रोल शिया वक्फ़ बोर्ड को है नॉर्थ इंडिया के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हैदराबाद या दक्कन अपने आंध्र प्रदेश के अंदर या तेलंगाना के अंदर शिया अलावे या आशुरा खाने, मसाजिद, ये सारी चीज़ें एक ही वक्फ़ बोर्ड के अंदर आते हैं। लेकिन अब ये क़ानून ये कहता है कि दाऊदी बोहरा और इस्माइली, जिसको आप उनका पूरा जो फ़िरक़े का नाम है आपको मालूम होना चाहिए, आगा खानी तो हम रेगुलर अल्फाज में कहते हैं, लेकिन जो उनका पुराना नाम है शिया इस्माइली निज़ारी मुसलमान, वो शियों की एक शाख है, उनका अलग से अपना जो है सुना वक्फ़ बोर्ड होगा, उनके प्रॉपर्टीज़ अगर हैं। तो दूसरी बात ये है कि वक्फ़ के अंदर अक़साम है, माने किस तरह का वक्फ़ है ये। एक होता है वक्फ़ पब्लिक एट लार्ज, माने आम पब्लिक, आम ख़ास पब्लिक के लिए भी आप वक्फ़ कर देते हैं, माने आप ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये आम मुसलमानों के लिए मैं वक्फ़ कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा एक वक्फ़ है जो वक्फ़ुल औलाद है, माने आप ये कहते हैं कि ये मेरी औलाद, यहाँ से जो औलाद आएगी उनके लिए मैं ये वक्फ़ कर रहा हूँ। मुख्तलिफ आपको हैदराबाद के अंदर जो वक्फ़ मिलेंगे काफ़ी दरगाहों के या सारी चीज़ें, उसके अंदर आप सज्जादे वगैरह होते हैं जो हेरिडिटरी माने फैमिली में चलते आते हैं, बाप के बाद बेटा सज्जादा होता है, या सारी चीज़ें होती है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके अंदर वक्फ़ुल औलाद होता है, माने सिर्फ उनकी औलाद ही उसका जो है सुना बेनिफिट उठाएगी या एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके पास वो पावर दिया गया है। वक्फ़ बोर्ड रहेगा लेकिन वक्फ़ुल औलाद अगर कोई प्रॉपर्टी है सिर्फ उनकी औलाद ही कंट्रोल करेगी, उसको मैनेज करेगी। अब जैसा कि अगर लेट्स अज्यूम आपके पास मदीना बिल्डिंग है, ये भी वक्फ़ का एक इदारा है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए एक ट्रस्ट है अलाउद्दीन ट्रस्ट, वो पब्लिक ट्रस्ट है, उसको डील कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं जिसके अंदर सिर्फ फैमिली ही उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो ये हो गया वक्फ़ुल औलाद। अब यहाँ पे देखिए आप सियासी अमल क्या है इसके अंदर। वक्फ़ुल औलाद के अंदर इस तरह से तब्दीली लाई गई है जिससे औरतों की हुकूक विरासत में ना ख़त्म किया जाए। माने अगर आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ़ुल औलाद कर देते हैं तो ये होता है कि भाई कोई आपका वारिस ये प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर विरासत भी तकसीम नहीं होगी, ये जो फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करेंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे, लेकिन बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी को। अब उसमें होगा ये कि जो औरतें हैं, घर की बेटियां हैं, ये सारे लोग हैं, वो तो शादी हो जाती है, फिर उसके बाद उनका क्या, लेकिन मर्द हजरात तो एडमिनिस्टर करेंगे प्रॉपर्टी। तो हुकूमत का ये कहना है कि देखिए आपके अंदर की जो माइनॉरिटी है, लेट्स अज्यूम औरत या औरतें जो है सुना माइनॉरिटी है आपके पास, तो ये कानून ये कह रहा है कि हम जो है सुना मुसलमानों की जो औरतें हैं जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, जब अगर कोई जायदाद को वक्फ़ुल औलाद किया जाता है तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो औरतों जो विरासत से महरूम हो रही हैं उनको हम जो है सुना ये प्रोविज़न के तहत हुकूक दिलाएंगे वो प्रॉपर्टी के अंदर, जिसको वक्फ़ुल औलाद की जा रही है। अब वक्फ़ुल औलाद क्यों आई, एक अलग बहस है। यह कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ उस ज़माने में लैंड सीलिंग वगैरह कर रहे थे, तो उस दौर में मुस्लिम वकला ने ये एक नई
इस्तिलाह निकाली कि वक्फ़ुल औलाद, तो लोगों ने कई सारे वक्फ़ुल औलाद किए और लैंड सीलिंग एक्ट से भी बच गए। ये एक 1930s वगैरह की डिस्कशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे, ये कहाँ से आई है वक्फ़ुल औलाद वाला जो तब से रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 बुनियादी, हम एक एक अमेंडमेंट को जाते हैं ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए, लेकिन शर्त यह है कि कानून की बात है तो थोड़ा ड्राई रहेगी, जज्बात कम रहेंगे इसमें, तो तवज्जो होना ज़रूरी है, तवज्जो का हामिल है ये सब्जेक्ट। तो कोशिश ये करते हैं कि इंटरेस्टिंग बनाएं इसको, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ड्राई सब्जेक्ट है। तो मूविंग ऑन, अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टी है ये वक्फ। अगर कहीं ना कहीं वक्फ की बात करते हैं तो ज़मीन की बात होती है, जायदाद की बात होती है, अराज़ी की बात होती है। तो हुकूमत के पास प्रॉपर्टी या ज़मीन को डील करने के लिए एक इदारा है जिसको कहते हैं रेवेन्यू बोर्ड होता है, या आपका रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं जिसको आप आरडीओ कहते हैं, एमआरओ कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं। थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर डिप्टी कलेक्टर मिलता है आपको, और ऊपर जाते हैं तो कलेक्टर के पास जाते हैं। तो एक स्टेट की मशीनरी है पूरी। अभी क्या था कि वक्फ बोर्ड रिप्लेस कर रहा था ये मशीनरी के अंदर। आपके पास हुकूमत के जो ये नुमाइंदे हैं, जिसको आप कह लेंगे तहसीलदार है, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर है, उसके ऊपर आपको डिप्टी कलेक्टर मिलेगा, उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ कलेक्टर्स मिलेंगे। तो ये पूरे आपको आईएएस रैंक के मिलेंगे कलेक्टर के लेवल पे। उसके नीचे जब उतरते जाएंगे आप तो ग्रुप 1 ऑफिसर्स वगैरह मिलेंगे जो स्टेट लेवल के आपके रहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कभी भी कोई चीज़ अगर हुकूमत के कोई रजिस्टर में दाखिल हो जाती है तो कानून ये समझता है कि ये सही है। जैसा कि हुकूमत के रजिस्टर्स कई सारे हैं, रोज़मर्रा की ज़बान में हमारे पास आता है एफआईआर। किसी के ऊपर अगर एफआईआर हो जाती है तो कोर्ट या पूरी दुनिया इटलाज ये समझती है कि ये आदमी के ऊपर एफआईआर हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि एफआईआर झूठी है जब तक कि कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर ना दे। कोई भी चीज़ हुकूमत के कोई भी रजिस्टर के अंदर लिख दी जाती है तो ये मान लिया जाता है कि ये सही है। अब जिसको इसके ऊपर डिस्प्यूट है उसका काम है कि वो कोर्ट को जाकर के इसको साबित करे कि ये गलत है। लेकिन अब ये जो कानून कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी या वक्फ के पास जो रजिस्टर है, जिसको वक्फ रजिस्टर कहा जाता है, जहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ अपने पास लिखता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार का अगर क्लेम है, गवर्नमेंट का अगर क्लेम है, तो उस वक्त ये नहीं माना जाएगा कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है जब तक कि सरकार फैसला ना कर ले। उसके बरक्स कोई अगर दूसरी चीज होती, लेट्स अज्यूम आप लोग मतलब कोई अगर यहां पे रियल एस्टेट वगैरह से ताल्लुक है तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास ये कहा जाता है कि भाई ये रजिस्टर नहीं हो सकती है, आपको कोर्ट जाकर के बताना पड़ेगा कि क्यों रजिस्टर करना है इसको, जब तक कि कोई चीज रजिस्टर हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ बोर्ड के पास अगर रजिस्टर में लिखी हुई है और वक्फ गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्लेम है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वक्फ, माने वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी जब तक कि गवर्नमेंट उसका फैसला ना कर ले। अब गवर्नमेंट कैसा फैसला करेगी वो कायदे का मसला है, हम उसको बाद में बात करेंगे कि क्यों हमारे लिए परेशान कुन बात है। उसके बाद ये एक चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि भाई गवर्नमेंट का जो क्लेम है, गवर्नमेंट क्लेम भी करेगी, फिर ये कहेगी कि भाई हम इसको वक्फ नहीं मानेंगे जब तक कि हम खुद डिसाइड ना करेंगे ये वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कलेक्टर। अब ये कलेक्टर एक ऐसा ऑफिस है, अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो उनके लिए काफ़ी दुश्वारी हुई कि रेवेन्यू जो है, माने रेवेन्यू माने ज़मीन का जो आपको लगान लेना है, उसके लिए उनको एक नया आदमी चाहिए था। तो उन्होंने एक ऑफिस रेडी किया जिसका नाम था कलेक्टर। कलेक्टर के माने ये है कि जो लगान वसूल करता है उसको कहते हैं कलेक्टर, जो कलेक्ट करने वाला है। तो ये बंगाल के अंदर आया। तो अब प्रेजेंट कानून के अंदर जो 1995 का कानून है उसके अंदर ये था कि वक्फ बोर्ड के पास अपने खुद ऑफिसर्स थे, सर्वेयर्स या कमिश्नर्स बोलेंगे आप, जो जाकर के सर्वे करेंगे, नोटिफाई करेंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, सारी चीज़ें। अब वो पूरे पावर्स वो कमिश्नर के पास से ले लिए गए हैं और दे दिया गया है कलेक्टर को। अब कलेक्टर उस पर डिसाइड करेगा।
वक्फ बोर्ड या वक्फ का कोई आदमी जो बोर्ड का आदमी है, जो बोर्ड के इदारे के तहत जो काम कर रहा है, उसका रोल बिल्कुल नहीं है वक्फ आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट्स अज्यूम मैं किसी प्रॉपर्टी को ये कहता हूँ कि भाई लेट्स अज्यूम ये मस्जिद है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इसको जो है सुना हमें वक्फ के अंदर नोटिफाई कराना है। अब एक सवाल ये है, कोई अगर प्रॉपर्टी है जो वक्फ में इस्तेमाल हो रही है मुसलमानों के दरमियान में, लेकिन वो गवर्नमेंट के खातों में लिखा हुआ नहीं है कि वक्फ नहीं है, तो अब क्या गवर्नमेंट क्या मानेगी उसको? क्या गवर्नमेंट उसको कहेगी कि हमारे पास नहीं लिखा हुआ है तो हम नहीं मानेंगे, या ये मानेगी कि भाई आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे हम इसीलिए जो है सो मान रहे हैं? तो एक बहस ये भी है इसके अंदर कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है, उसका कंक्लूजन या कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे अपने खातों में, या ये है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए मुसलमानों को जो है सुना वो प्रॉपर्टी को वक्फ कहना है। सवाल जवाब कहाँ से आएगा, वो सवाल है यहाँ पे। ये इदारा है, समझिए आप, ये एक मस्जिद है जहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं और सारे लोग यहाँ पे मजहबी रसूमात, अपने मजहबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास वक्फ के रजिस्टर में नहीं है। हमारा ये बोलना है कि भाई हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, लिहाजा आप इसको रजिस्टर करिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमारे पास रजिस्टर नहीं था इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। एक बहस ये हो सकती है कि हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए आप इसको रजिस्टर करिए। वक्फ बाय यूज़ के अंदर वो ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वक्फ, ये जगह को वक्फ की तरह, इसीलिए गवर्नमेंट इसको अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेगी जो आपका वक्फ बोर्ड के पास होता है, वक्फ रजिस्टर। लेकिन अब वक्फ बाय यूज़ नहीं रहने की तरफ से आपके पास ये क्लेम नहीं है, वहां से नोटिफाई होगा तो तभी ये प्रॉपर्टी वक्फ कहलाई जाएगी। माने डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो गवर्नमेंट के पास, आपके मजहबी अमल करने से वो कंक्लूजन नहीं है। एक होता है कोई चीज कर लेना, एक होता है किसी चीज का रिकॉग्निशन मिलना, आप ये कर रहे हैं बोलकर। तो पावर टू रिकॉग्नाइज ये चीज है, वो पावर टू रिकॉग्नाइज का गवर्नमेंट के पास अभी कंट्रोल है, पावर है। अब आते हैं कमिश्नर की जो बात आई, कलेक्टर है, तो कलेक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि इंपीरियलिज्म के अंदर का जो आखिरी पहिया है, माने अंग्रेज़ों की पॉलिसी नाफिज करने का जो आखिरी उस दौर में ऑफिसर था उसको बोलते थे कलेक्टर, जिसका बुनियादी काम था कि लगान वसूल करके ब्रिटिश सरकार को देना। उसके बाद कलेक्टर को जो है सुना दूसरे पावर्स भी दे दिए गए, इंसाफ करने के, सारी चीज़ें, वो तारीखी चीज़ें, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे कमिश्नर के पास जो पावर्स थे, ये वक्फ बोर्ड के अपने कमिश्नर्स है, जो भी सर्वेयर जो भी है। अब यहाँ पे ये कह दिया गया है कि भाई कमिश्नर के पास वो सारे पावर्स नहीं हैं, वो पावर्स दिए गए हैं कलेक्टर को। अब कलेक्टर खुद जाकर के सर्वे करेगा या कोई अपने जॉइंट कलेक्टर को या डिप्टी कलेक्टर को परमिशन देगा कि जाओ जाकर के तुम उसको देखो, देख करके जो है सुना किसको लेटर लिखो, सरकार को लेटर लिखो, वक्फ बोर्ड को नहीं। सरकार को लेटर लिखने के बाद ये होगा कि सरकार ये लेटर इशू करेगी वक्फ बोर्ड को। अब ये है कि सरकार से अगर कोई लेटर जाता है वक्फ बोर्ड को, क्या वक्फ बोर्ड के पास ऑप्शन है इसको नहीं बोलने का? ये नहीं, सरकार के उस लेटर के लिए बाइंडिंग है वक्फ बोर्ड के ऊपर। जो लेटर सरकार के पास आएगा उसको वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जाकर के क्या होगा उसके बाद, इंक्वायरी किसने की? सरकार का आदमी इंक्वायरी किया। क्लेम किसका है? सरकार का है। प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की है। अब रेगुलर कानून में ऐसा नहीं होता है। रेगुलर कानून में लेट्स अज्यूम एक प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड में कैसा होता है, आपकी लैंड है, मेरी लैंड है, एक डिस्प्यूट है हमारा, ये सरकार की भी लैंड अगर है लेट्स अज्यूम, तो आप जाएंगे कोर्ट्स के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाने के बाद आप फाइल करेंगे ये सारी चीज़ें, उसके बाद कोर्ट अपॉइंट करेगा कोर्ट कमिश्नर, कोई भी हो सकता है, कोर्ट का ऑफिसर हो सकता है या कोई एडवोकेट हो सकता है, वो सारी प्राइवेट सिस्टम है। लेकिन अब यहाँ पे सरकार का जब क्लेम है और उसकी इंक्वायरी भी कलेक्टर कर रहा है तो हमारे लिए ऑब्जेक्शनेबल है। जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो जिसका मुद्दा है कोर्ट में वही जो है सुना मुंसिफ बन के नहीं बैठ सकता। माने ये कि मेरा क्लेम है और मैं जो है सुना इंसाफ की कुर्सी पे बैठूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। माने ये बेसिक आपके जो इंसाफ के तकाजे हैं, जिसको कहते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके अंदर ये चीज़ें आपको गड़बड़ होती ही नजर आएंगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मूविंग ऑन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया वक्फ बोर्ड, इस पे हम बात किए हैं काफ़ी। दूसरा है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल माने ये कि गवर्नमेंट ऐसा कोर्ट्स ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे स्पेशल इदारे बनाते हैं जो पर्टिकुलरली उसी मसले को डील करते हैं। जैसा कि सरकारी नौकरियों के सीनियरिटी और जूनियर
या उनके वजीफ़ों के, जो सरकारी नौकर हैं उनके मसाइल के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाती है। उसी तरह से इनकम टैक्स के अगर कोई मसले हैं तो सरकार क्या करती है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स बनाती है। उसी तरह से वक्फ एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइब्यूनल बनाया, वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर यूँ है कि आपके पास 3 उसके अंदर बोर्ड मेंबर्स है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होना है, उसके अंदर एक कोई रेवेन्यू ऑफिसर होना है, एक कोई जो है ना वकील, ये सारी चीज़ें। तो ये वक्फ ट्रिब्यूनल आपका बनता है जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है वक्फ के मसलों के। अब यहाँ पे ये कोशिश की गई है, ये कानून आने से पहले ऐसा था कि सिविल कोर्ट के पास भी पावर था। सिविल कोर्ट माने आपका जो रेगुलर सिविल कोर्ट है, आपस के जो हमारे झगड़े होते तो वो भी जो है ना उसमें भी आ जाएगा कि केस कर सकते थे। लेकिन ये कानून जो आया था 1995 का, उसके अंदर ये कहा गया कि सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही डील करेगा वक्फ के मैटर्स, कोई और दूसरा हुकूमत का कोई दूसरा जुडिशियल ब्रांच इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बारहा आप देखेंगे कि कानून की ज़बान में एक ओमिट बोल के वर्ड होता है। ओमिट माने निकाल दिया गया, अमेंड माने ऐड कर दिया गया। तो वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जहाँ जहाँ फाइनल डिसीजन बोल के लिखा गया था कि द डिसीजन विल बी ऑफ फाइनल ऑफ द ट्राइब्यूनल, कोई ऐसा फैसला ट्राइब्यूनल बनाता है तो वो फाइनल है, वो फाइनल वर्ड को निकाल दिया गया है कई जगह पर। मैं उसमें मज़ीद तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब ये बात हुई है कि ट्राइब्यूनल के पास जो फाइनल अथॉरिटी थी, कोई अगर वो ऑर्डर पास करता है, जजमेंट पास करता है, अब यहाँ पे वो फाइनल वर्ड निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कलेक्टर को वो पावर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। तो फिर कलेक्टर के पास अब यहाँ पे एक और एक चीज़ बात आ रही है, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिक बुनियादी चीज़ है, उसको कहते हैं आप डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, माने ताकत की तकसीम होना बहुत ज़रूरी है ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हुकूमत का कहना है कि हम ये मुसलमानों के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है वक्फ को लेकर के, हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, बदहाली ख़त्म करना चाह रहे हैं और उनके लिए फलाह बहबूद के स्कीम्स निकालना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करते हैं, एक आदमी के पास ही पावर्स दे रहे हैं पूरे, इंक्वायरी भी वही करेगा, लेटर भी वही लिखेगा, फिर उसके बाद फॉरवर्ड भी वही करेगा, उसके बाद सर्वे भी उसी का होगा, वही अथॉरिटी होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ताकत एक जगह जमा हो रही है, और जब एक जगह किसी एक आदमी को पावर दे दिया जाता है तो उसके बाद कानून के अंदर एक वर्ड है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, माने ताकत इंसान को करप्ट करती है। अगर आप उसको ताकत मुकम्मिल देते हैं तो फिर वो कंप्लीटली करप्ट होता है। तो बारहा आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं जो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब कलेक्टर को जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर दे रहे हैं, कलेक्टर के पास ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये तशवीश की बात है, क्योंकि फिर कलेक्टर जो है पब्लिक का नुमाइंदा नहीं है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वक्फ बोर्ड क्या है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। कैसा है? वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेशन पे होता है वो अपॉइंटमेंट, राइट। सरकार आती है जैसे कि वो मुसलमानों के अंदर के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको जो है सुना, कहीं ना कहीं उनके पास पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन कलेक्टर जो है वो प्योरली एक ब्यूरोक्रेटिक अफसर है, वो ब्यूरोक्रेसी से आ रहा है, मेरिट पे आ रहा है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन सरकार का रिप्रेजेंटेटिव। तो उस चीज़ को समझिए आप, सरकार पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग ये कहते हैं कि भैया वो आदमी जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, उसके पास जो इदारे होते हैं पब्लिक के, वो ये समझता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे चुना नहीं जाएगा, इलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कलेक्टर किसके पास जवाब दे? आप आम खास आदमी के लिए जवाब दे नहीं है वो आपके सामने, आपको तो मिलता भी नहीं वो। तो फिर उसको उतना पावर देना, फिर कलेक्टर किसके पास जवाब दे? वो जवाब दे उसके अपने सियासी हुक्मरानों के सामने, दो कंट्रोल करते हैं उसका ट्रांसफर। तो हमें बहस करनी है कलेक्टर के पावर पे, और ये कलेक्टर का ऑफिस एक इंपीरियलिज्म की ईजाद है। अंग्रेज जब आए तो लगान खींचने के लिए, वसूल करने के लिए एक ऑफिसर बनाया गया था, उसका नाम कलेक्टर है। तो मूविंग ऑन, उस पर फिर मजीद हम अब आते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं, उसमें वक्फ काउंसिल में आते हैं। वक्फ काउंसिल ये है जो सेंटर में बैठती है, जो सेंट्रल ऊपर आपके ये पूरे वक्फ बोर्ड्स को मैनेज करती है, समझिए। अम्ब्रेला बॉडी है जो नीचे जो आपके प्रोविंसेस हैं, जो सूबाई आपके वक्फ बोर्ड्स हैं, माने तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनके ऊपर एक बॉडी है जिसको कहते हैं आप वक्फ काउंसिल। वक्फ काउंसिल के अंदर कोशिश ये की गई है कि गैर मुस्लिमों को भी दाखिला मिले। गैर मुस्लिम यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया रख दिया गया है कि कौन कौन इसका मतलब
अपॉइंटी रहेगा। मतलब उसमें से एक है कि मुसलमान हैं, उसके बाद 2 औरतें होनी चाहिए, औरतों के अंदर नुमाइंदगी। एक बात यह है कि बारहा यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि 2 सीट्स जो है सुना औरतों को रिज़र्व की जाएँ औरतों की नुमाइंदगी के लिए। मैं उस पर बात हूँ कि वो क्यों, मतलब क़ानूनी जवाज़ भी उसके लिए क्यों है, मतलब उस मौजू पर। उसमें यह है कि मुसलमानों के अलावा भी 7 या कुछ 12 लोगों की टीम है, वो 12 में से 7 मुसलमान होने हैं, बाकी के कोई क़ानून में उसके अंदर हो, उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। तो ये एक बहस का मौजू है। ये इसीलिए नहीं है कि आप ये समझेंगे कि ये क्यों आप हिंदू मुस्लिम इसमें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्फ़ जो है वो एक दीनी फरीज़ा है मुसलमानों का, और वक्फ़ का जो इदारा है वो एक क़ानून तो है 1995 का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 26 है जो ये कह रहा है कि कोई लोग अगर मजहबी लोग हैं और वो अपने कुछ इदारों को रेगुलेट करना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ की इजाज़त है। एक तो है आपको मज़हब की आज़ादी, माने ये कि मज़हबी रसूमात अदा करने की आज़ादी एक चीज़ है। जिस तरह से कोई जश्न है मज़हबी, या आपका कोई दूसरा प्रैक्टिस है जैसे नमाज का पढ़ना है, ये आपका एक मज़हबी रसूम का हिस्सा है। या ईद का मनाना है, वो जश्न का मनाना है, या बकरीद का मनाना, जश्न का मनाना है। लेकिन मज़हबी आज़ादी के अंदर ये भी रखा गया है कि कोई लोग अगर मज़हबी लोग हैं और वो अपने इदारों को रेगुलेट करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है कि वो अपने इदारे रेगुलेट कर सकें। वक्फ़ क़ानून को आप इस नहज पे देखिए कि आर्टिकल 26 के अंदर मुसलमानों को अपने इदारे रेगुलेट करने की, एडमिनिस्ट्रेट करने की पावर है। सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी मजहबी, ये सिर्फ मुसलमानों का भी हक़ नहीं है, कोई भी है। जैसे आपको वेरियस मठ हैं हिंदुओं के, या क्रिश्चियन इदारे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, उनके स्कूल्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब जब ये कहा गया कि भाई आप मजहबी लोग हैं और ये सारे लोग हैं, उन्होंने डील कर सकते हैं अपने मजहबी इदारों को, अब एक वो आदमी जो इस मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है उससे, फिर वो कैसा उसको रेगुलेट करेगा? उसके आप जस्टिफाई कैसा करेंगे उसको कि आप एक गैर मुस्लिम को अगर जो है सुना इसमें अपॉइंट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी में अपॉइंट कर रहे हैं, खाली आप नॉमिनल अपॉइंटमेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। उसके बरक्स आप देखते हैं अगर यूपी के अंदर वक्फ की तरह हिंदुओं का भी एक कानून है जिसको कहते हैं आप हिंदू एंडोनमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट, उसके अंदर भी एक IAS ऑफिसर है जो रेगुलेट करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर है या तिरुपति का मंदिर है, उसके अंदर महंत तो पूजा पाठ रसूमाती काम करता है, लेकिन जो हुंडी है, पैसा जो है, उसका मैनेजमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा अपॉइंट करती है, वो उसको IAS लेवल का वो अपॉइंटी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी IAS ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, शर्त यह है कि वो हिंदू IAS ऑफिसर हो। ये एक प्रोसीडिंग्स इशू की गई है कि वो हिंदू IAS ऑफिसर हो। लेकिन अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ये नहीं रखा गया कि भाई मुसलमान हो बोल करके लिखा नहीं रखा गया, ये रखा गया कि भाई ये सारे क्राइटेरियाज हैं। मैं उसको पढ़ लेता हूँ क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही है। काउंसिल के अंदर ऐसा है कि यूनियन मिनिस्टर हो, उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी अ मुस्लिम एंड एटलीस्ट 2 वुमेन होना है। उसके बाद यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हुआ है, इंस्टेड प्रोवाइडेड द 2 मेंबर्स मस्ट बी अ नॉन मुस्लिम्स। अब यहाँ पे मस्ट है, माने ये आपके ऊपर ऑप्शनल नहीं है। जब कभी भी आप काउंसिल बनाएंगे तो 2 जो है सो आपको गैर मुस्लिम मेंबर्स होने हैं उसके अंदर। उसके बाद ये है द बिल इंस्टेड प्रोवाइड्स दैट 2 मेंबर्स मस्ट बी नॉन मुस्लिम्स, MPs, फॉर्मर जजेस, एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द काउंसिल एज पर द एक्ट नीड नॉट टू बी अ मुस्लिम। फॉलोइंग मेंबर्स मस्ट बी मुस्लिम्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉलर्स, इस्लामिक लॉ, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड्स। काउंसिल के अंदर 2 आदमी होना है जो आपके पास गैर मुस्लिम हो, एक्सीडेंटली नहीं, आपको अपॉइंट करना है गैर मुस्लिम को। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हिंदुस्तान में एक कानून था, माने आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इजाज़त है, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी जाती है, UAPA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, कोई गवर्नमेंट कानून लाती है और
कोई मुसलमानों की मजहबी या सियासी या कोई सोशल तंजीम को बैन कर देती है, ये कह करके ये जो है सुना थ्रेट टू दी नेशन है, नेशनल सेक्रेटरी है। तो 2022 में एक कानून आया था। इससे पहले कानून एक तरह से था कि कोई आदमी अगर किसी वो ग्रुप का मेंबर भी अगर है और वो कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो उसके ऊपर कोई कानूनी या गैर कानूनी अमल या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा कानून लागू नहीं होगा। माने कोई अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, पैसिव मेंबर हैं आप, लेकिन आप कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है जो जो इसमें नेशनल थ्रेट के खिलाफ है, ऑर्गेनाइजेशन बैन हो सकती है लेकिन आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई आदमी अगर किसी भी इदारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर होता है और वो अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम बैन कर देते हैं तो वो पूरे मेंबर्स उनके जो है सुना कार्रवाई की जा सकती है उनके ऊपर UAPA के तहत। अब कोई अगर मुतवल्ली ये कानून में आ जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है मुतवल्ली बनने के लिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा गया, वो क्या कहा गया कि कोई ऐसा UAPA का कानून है जिसके अंदर वो आदमी मुलव्विज़ है तो फिर उसको मुतवल्ली नहीं बनाया जा सकता। एक तरफ क्रिमिनल कानून है, उसका आप इम्पैक्ट देखिए आप यहाँ पे कैसा आ रहा है। अगर आपको किसी मुतवल्ली को बर्खास्त करना है या उसको नहीं बनाना है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक इशू कर दे आपको अगर नोटिस, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो उसके अंदर। दूसरी बात जो करनी चाहिए इस मौजू पे, एक कानूनी पेचीदगियाँ तो इसमें आएंगी और मगर हम बस इसको सरसरी तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा प्रेजेंट जो कानून है आपका 1995 का कानून है, ऐसा नहीं है कि वो सारे हिंदुस्तान पे लागू होता है। पंजाब और हरियाणा के वक्फ के जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर आज ये कानून भी जो प्रेजेंट कानून है हमारा वो भी लागू नहीं होता। उसकी वजह ये है कि कई ऐसे मसाजिद हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ के मुसलमान उसको छोड़ के चले गए। हुआ है कि गवर्नमेंट के इदारों ने उसको जो है सुना मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो 1995 का कानून भी पंजाब और हरियाणा के इलाक़ों में लागू नहीं होगा। और उसी के साथ साथ दरगाह जो आपके अजमेर शरीफ की दरगाह है उस पर भी ये कानून लागू नहीं होता। उसके लिए हुकूमत ने अलग से कानून बनाए। अब ये है कि अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी को यूनिफाई करते हैं और लेट्स अज्यूम अगर कोई ग्रोह है जो ये चाहता है कि भाई हम ये कानून से बचना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग कानून बना दिया जाए तो मुख्तलिफ मल्टीपल कानून भी बन सकते हैं। मतलब क्योंकि ये कानून भी आप देखते हैं कि दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह पे ये कानून लागू नहीं हुआ 1995 का। उसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि वो सियासी अमल है कि आखिर क्यों नहीं होता। एक सवाल होना चाहिए आपके पास कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आपकी अगर औकाफ की जायदाद है वो, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने उसके लिए अलग कानून बनाया। दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर 1955 में बनाया गया। तो ये भी देखिए कि कानून बनाना एक सियासी अमल है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इदारा या कोई इलाका कानून के मातहत ना आए तो फिर वो आप कानून के अंदर आप बैठ कर के आर्ग्यू नहीं कर सकते। उसको कानून बन गया तो फिर उसके बाद सब पे लागू होगा। कानून बनने से पहले आपको सियासी कोई अमल करना है जिससे आप वो कानून आपके ऊपर लागू ना हो, या फिर आप उसके अंदर कुछ ऐसा एक्सेप्शंस ला लें कि आपके ऊपर लागू ना हो। लेकिन वंस अगर कोई कानून बन जाता है तो फिर हम उसको पास करना ये कह कर के ये नाइंसाफ़ी है या इंसाफ के तकाज़ों पर नहीं है, वो एक सियासी वो एक कानूनी बहस है। तो इस तरह की महफिल या आप समझिए कि इस पे बातचीत होना ज़रूरी है क्योंकि अभी कानून नहीं बना है। कानून जब बन जाएगा तो फिर आप उसको कोर्ट, फिर उसके बाद उसकी बारीकियाँ, उसके बहस के तकाज़े मुख्तलिफ हो जाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान इस कानून को नहीं चाहते हैं, ये गुंजाइश है आपके पास। लेकिन जब कानून बन जाता है, अगर कोई ये कहता है कि हमारे वक्फ के इदारे ये कानून हम पर लागू ना हो, तो ये फिर कहीं ना कहीं आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बात तो वही है लेकिन टाइमिंग अलग है। जब आप कानून की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं तो फिर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब आपके पास मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। कानून के ख़िलाफ़ अगर जाते हैं तो फिर आपको फौजदारी कानून है, आपको ये सारी चीज़ें हैं। तो कानून बनने से पहले उस पर बात करें, उसके ऊपर मज़ीद जो है सुना सोचे समझे कि इसके और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। 45 मिनट में बात रखनी थी
तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, इस पर और मज़ीद बात हो, लेकिन दस्तूर के हिसाब से भी आप देखें कि खाली क़ानून के ज़रिए से आपके हुकूक़ नहीं है, लेकिन दस्तूर के तहत भी है, जिसके अंदर आर्टिकल 26 है, फिर आर्टिकल 30 और आपका 30 बोलकर है, आर्टिकल 29 बोलकर है। मुसलमानों के जो आपके मुख्तलिफ एजुकेशनल इदारे हैं, 26 के अंदर मजहबी इदारों की बात हो रही है, लेकिन 29 के अंदर और 30 के अंदर आपको एजुकेशनल इदारे जो आपके हैं, जो एजुकेशन आप दे रहे हैं, उसके अंदर मुसलमानों को माइनॉरिटी है वहाँ पर। फिर देखिए आप वहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है, वो मुस्लिम लिखा हुआ नहीं है, माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और मजहबी माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माने लैंग्वेज पे, जिस तरह से हम मुसलमान यहाँ पे तेलंगाना में 2 किस्म की माइनॉरिटी है, एक तो है रिलीजियस माइनॉरिटी मजहबी बुनियाद पे, दूसरी माइनॉरिटी क्या है, हम ज़बान की बुनियाद पे माइनॉरिटी है, लैंग्वेज माने हमारी उर्दू ज़बान है, तो हम लैंग्वेज के अतबार से भी माइनॉरिटी हुए। बस कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप जाएंगे, केरला के साइड जाते हैं तो मुसलमान वहाँ पे आपको मजहबी तौर पे तो मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन ज़बान के अतबार से वो अक्सरियत में है, क्योंकि उनकी ज़ुबान मलयाली है। तो क़ानून दस्तूर ने ना सिर्फ मजहबी माइनॉरिटी की बात की है, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की भी बात की है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि माइनॉरिटी के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसका क्या है, डिनोमिनेशन। आपको माना होना चाहिए, डिनोमिनेशन के माने ये हैं कि हमारे अंदर जो उर्दू में हम कहते हैं फ़िरक़े, तो दस्तूर के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को भी अपने इदारे रन करने का इख्तियार दिया गया है। रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए, 6 महीने पहले दाऊदी बोहरा समाज का झगड़ा था कि किसको अमीर बनाया जाए। भाई का बच्चा और चाचा दोनों में झगड़ा था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि बाप के बाद बेटा बनेगा, उनका दाई मुतलक बोलते हैं, मजहबी उनका इदारा वो है, समझिए कि भाई उनका मजहबी रहनुमा, और वो मजहबी रहनुमा के तहत उनके पूरे प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल में होते हैं या चलते हैं, समझिए आप। वो बॉम्बे में है, उनके यहाँ पे भी है। तो वो जजमेंट भी देखिए आप, डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हम सुन्नी या मुसलमान जो अक्सरियत में उनका मसला नहीं है, ये स्टेट हर जगह दाखिल हो रहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि स्टेट या हुकूमत ममलिकत जो है वो आप उसको कहाँ तक इजाज़त देते हैं। उसको क्या आप मस्जिद की मेंबर तक इजाज़त देने वाले हैं, या उसको आप अपने बावर्ची खाने या बिस्तर तक पहुँचने की इजाज़त देते हैं, या सिर्फ उसको सड़क की हद तक महदूद रखना चाहते हैं। ये क़ानूनी बहस नहीं है, सियासी बहस है। अभी स्टेट जो है, ममलिकत जो है, वो आपकी हर चीज़ को डिसाइड करना चाहता है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास एक आइडिया है, ये कहते हैं कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं। जो मोरालिटी है, मतलब सामने वाला जो आपके पास आकर के आपको सही और गलत की तमीज़ सिखाना चाहता है, ये तो कानून है, बन रहा सारी चीज़ें, उसकी जो जवाब क्या है वो ये है कि आपके यहाँ मिसमैनेजमेंट है। और औरतों की नुमाइंदगी इसलिए भी बात हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका एलमनी का मसला है, एलमनी माने नान नफ़ा जो मसला है आपका, कि तलाक़ के बाद आप जो है सुना कोर्ट के अंदर भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए जाते हैं, तो वक्फ बोर्ड के पास भी ऑप्शन है मेंटेनेंस देने के लिए। तो कई बार होता है कि वक्फ बोर्ड के पास आता है एप्लीकेशन, वहीं पेंडिंग रहता है वो। तो गवर्नमेंट का बोलना ये है कि वहाँ पे औरतों की नुमाइंदगी रहने से पिटीशंस पेंडिंग पड़ते हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है उस पर भी हमें बात करना चाहिए। ये मिसमैनेजमेंट ही की तरफ से कहीं ना कहीं आपको इंटरफेरेंस वाली बात आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको देखते हैं, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो उनके पास एक टर्म था, वाइट्स मैन बर्डन, माने ये गोरी नस्ल की जिम्मेदारी है कि ये जाहिल कौम को सलीक़ा सिखाएं। उनके पूरे क़वानीन इसी तरह से थे कि हम जो है सुना सिविलाइजेशन है, हम तहज़ीब याफ्ता हैं, हम लोगों को तहज़ीब सिखाएंगे। तो ये जो स्टेट की भी बात है, स्टेट जो कहता है, ममलिकत जो कहता है कि हम लोगों को रिफॉर्म करेंगे, हम लोगों को सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो ये मोरालिटी है स्टेट के पास। जब तक आप उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, भाई स्टेट कैसा, मतलब हुकूमत कैसा हमें तमीज़ सिखाएगी कि क्या चीज़ें क्या सही है और क्या गलत है, ये पहले सवाल होना चाहिए। कोई अगर कहता है कि हम यहाँ पे रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इन चीज़ों पे बात करूँ। उम्मीद है कि मैं हक़ तो नहीं अदा किया हूँगा, लेकिन कुछ हद तक क्लैरिटी आई होंगी यहाँ पर। वो कमेटी जो है, जॉइंट कमेटी है, उसके अंदर मेंबर्स कुछ है उसमें। अब उनका काम है उसको बहस करें, उसको एनालाइज करें। वो कमेटी रिव्यू करेगी, उनका काम रिव्यू करना है। अब वहाँ पे अगर आपकी अक्सरियत आपके साथ है वहाँ पर,
तो वो बोलेंगे कि भाई ये बिल पास नहीं हो सकता है। अगर वहाँ पे अक्सरियत कम है आपकी और अगर कोई अक्सर समझते हैं कि भाई हमें रिफॉर्म करना चाहिए, तो फिर वो फिर प्रोड्यूस होगा आपके सामने। उसी के साथ साथ लोकसभा में अगर आपके पास लोग कम हैं, राज्यसभा में लोग कम हैं, तो ये बिल आएगा ही नहीं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का रहने दीजिए या वक्फ का रहने दीजिए या दूसरी चीज़ें, ये पूरे सियासी चीज़ें हैं, ये कानूनी चीज़ें बाद में हैं। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो ये बिल पास होगा ही नहीं, ये बहस बनेगी नहीं नेशनल लेवल पे। अब वहाँ पे मेजॉरिटी रहने से आपको ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ को आप समझिए। कानून तो कई सारे आने चाहिए भाई, कई सारे कानून है। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई डिलीवरी बॉयज़ आपके पास रात दिन जो है सुना डिलीवर कर रहे हैं आपके एट द डोर स्टेप, लेकिन एक कानून नहीं है उनके लिए, उनके जो है सुना आपको सिक्योरिटी के लिए या सोशल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कोई कानून नहीं है आपको उसके अंदर। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे आईटी सेक्टर में लोग काम कर रहे होंगे। आपको आईटी सेक्टर आया कब? जब इंडिया ने अपने लेबर लॉज को रिलैक्स किया ना। आप आईटी सेक्टर में कोई लेबर यूनियन बना सकते, हायर एंड फायर का उसके अंदर प्रोसेस है। तो आईटी सेक्टर के अंदर तो आपको कोई लेबर लॉस का तस्वुर ही नहीं है, ले ऑफ का तस्वुर ही नहीं है आपके पास वहाँ पे। तो ये जब एक और एक चीज़ ये है कि उन्वान कौन दे रहा है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्वान आपको सामने वाला दे रहा, आप बात कर रहे हैं। जब तक आप उन्वान नहीं देंगे उनको, तब तक आप बैकफ्रंट पे खेलना है आपको उन्वान तलाश करना पड़ेगा कि जिसके अंदर आप यहाँ की जो अक्सरियत आबादी है, देखिए आप तो 18% है, आप अगर अपनी ही बात करेंगे तो आपको हारना ही है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर सही गलत नहीं है आपके पास, अक्सरियत किसके पास है। आपको ऐसे उन्वानात चुनने पड़ेंगे जिसके अंदर सामने वाले कहीं ना कहीं आप 30, 35, 40 का रेशियो बना सकें। आपको वो उन्वानात तलाश करना पड़ेगा कि जिसके अंदर आप 40% लोगों की बात कर सकें एटलीस्ट। सिर्फ आप 18% की अगर हमेशा बात करेंगे तो आप हारेंगे और उसको आप जो है सब पॉलराइज करेंगे। ये सियासी चीज़ें मैं इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि उन्वान नहीं है वो। एक कानूनी बहस है हमारे दरमियान में भी, जो आपकी यहाँ की हुकूमत जो है माने बीजेपी की हुकूमत है और एक तरफ लिबरल सोसाइटी है। ये बहस जो साहब ने कही है कि क्या पार्लियामेंट दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर सकता है। अब यहाँ की जो हिंदुत्व नुमाइंदगी जो है, लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास ताकत होनी चाहिए, उसके पास अथॉरिटी है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट। वो दस्तूर में तरमीम ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। अब यहाँ पे ये है कि हाकिमियत या बोलेंगे सॉवरेनिटी दस्तूर में है या पार्लियामेंट में है। एक बहस है ये कानूनी बहस भी है, सियासी बहस भी है। आपका जो कहना है कि भाई दस्तूर जो है सो बालातर है, सॉवरेन है, ये 1960s में सेटल हो गया। सो प्रिंसिपल है, बेसिक स्ट्रक्चर, माने दस्तूर के अंदर ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको पार्लियामेंट खत्म नहीं कर सकती। वो क्या क्या है बेसिक चीजें? इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, फिर उसके सेक्युलरिज्म वाली काफी बात आती है। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया सोशलिस्ट है, हम कहते हैं। एक भी कानून नहीं है सोशलिस्ट लेवल का आपके पास, एक भी कानून जो थे वो पूरे 1991 के अंदर बर्खास्त कर दिए गए। जैसा आपके पास राशन कार्ड है, गरीबों को वाइट राशन कार्ड दिया जाता है, वो कहाँ से आ रहा कानून? वो कौन सा फलसफा है? सियासी फलसफा, वो है सोशलिज्म का। लेकिन अब आपको मालूम होना चाहिए कि वो भी खत्म हो गया। तो दस्तूर में है चीजें। अब दूसरी बात ये रही कि भाई क्या कानून पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है? तो एक बहस ये है कि अमेंड कर सकता है, तब्दीली ला सकता है, लेकिन पार्लियामेंट नया कानून नहीं, नया दस्तूर नहीं बना सकता, क्योंकि पार्लियामेंट भी दस्तूर के जरिए से निकल रहा है बाहर। पार्लियामेंट कैसा हो, क्या हो, कौन उसको अपॉइंट करे, लोग कैसा इलेक्ट हो, वो दस्तूर के अंदर है लिखा हुआ। तो अब बहस ये हो सकती है कि पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन सकती है अगर आप समझते हैं कि भाई नया दस्तूर आने वाला है। तरमीम की इजाजत है, अमेंडमेंट की इजाजत है, लेकिन अमेंडमेंट के अंदर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके साथ साथ माइनॉरिटी राइट्स भी है उसके अंदर। लेकिन मसला ये है फंडामेंटल राइट्स के अंदर का आपका जो मजहबी हुकूक है, आर्टिकल 25, ठीक है,
उसको इस तरह से लिखा गया है, वो ये कहता है मजहबी आजादी सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स। आपको मजहबी आजादी की इजाजत है इल्ला ये कि वो कोई दूसरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। जैसा कि ट्रिपल तलाक का आर्ग्यूमेंट आपको बताता हूं कि कानून क्यों, ये बहस जो थी हमारी कि भाई हमारे पास मजहबी हुकूक है, लेकिन तब भी आप जो सुना, मैं सियासी बात नहीं, दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का आर्ग्यूमेंट क्या है उसके अंदर ये है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई तमाम लोगों को एक सा कानून हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, माने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर एक कानून हो। ठीक है। अब ट्रिपल तलाक के अंदर मसला ये था कि मुस्लिम औरत को ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो अपने मर्द शौहर अगर उसको तलाक देना चाहे तो वो दे सकता है और वो किसी कहीं पे जाके चैलेंज नहीं कर सकती। उसके बरक्स हिंदू औरत के पास वो पावर है कि वो कोर्ट में जाकर के तलाक ले सकती है, माने उसको ऑप्शन है उसको डिस्प्यूट करने का। तो कोर्ट का ये कहना है कि जो हुकूक हमने हिंदू औरत को दिए हैं वो हुकूक हम मुस्लिम औरत को नहीं दे रहे, वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो सिर्फ मजहबी आजादी बोलना ये भी आपको बहस, आप ना सियासी बहस जीत सकते इससे, ना लीगल आर्ग्यूमेंट जो है आपका। आर्टिकल 25 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स, आपका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25 21 है। 21 क्या कहता है कि भाई किसी की जिंदगी को खत्म, मतलब राइट टू लाइफ है, किसी की जिंदगी को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब अगर आप किसी को जेल में भी डालते हैं तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, FIR होना है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको पूरा फेयर चांस देना है। तो वो आपका बुनियादी हुकूक है 21 के अंदर, आप कोई भी ऐसा डिसेंट है बोल करके आप जेल में नहीं डाल सकते। तो मजहबी आज़ादी आपकी ये पूरे दूसरे फंडामेंटल राइट्स को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप मजहबी आज़ादी को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एनी सेक्शन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रिलीजियस, मैनेज देयर ओन अफेयर्स, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी। ये वक्फ का आपका बुनियादी, ये दस्तूर के अंदर 26 की जो बात कर रहे हैं साहब, लेकिन उसमें क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अगर मोरालिटी, अब ये मोरालिटी का जो वर्ड है, मोरालिटी माने उर्दू में क्या बोलेंगे उसको आप, मोरालिटी अखलाकियात। अब ये कानूनी वर्ड नहीं है, मोरालिटी सियासी वर्ड है। अब मोरालिटी क्या है और क्या नहीं है कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं कर सकते हो। जिस तरह से मजहबी मामलों में मैं अगर लेकर के कुरान बैठूंगा और बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं, जब तक कि कोई आलिम उसको नहीं बताएगा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास क्या है, मोरालिटी, वो डिसाइड करना। वो एक मोरालिटी जैसा, बेशक आर्टिकल 26 एब्सोल्यूट है, लेकिन हमारा ये बोलना है कि गवर्नमेंट विल फाइंड सम वे टू जस्टिफाई इट इन द कोर्ट। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप कोर्ट के जरिए से समझते हैं कि इस मसले का हल निकालेंगे तो वो फेलियर है। ये एक सियासी अमल है। कानून, मेरी पहली गुफ्तगू यही हुई कि कानून बनाना एक सियासी अमल है। आप और हम जो गलती कर रहे हैं, हम सियासी मसलों का हल कोर्ट में तलाश कर रहे हैं, कानून में तलाश कर रहे हैं। आपको पहले सियासत को समझना और उसको गठजोड़ समझना जरूरी है, मगर मतलब कोई चाहता है कि वाक़तन इसके अंदर कुछ हो और हमारे लिए कुछ इसके अंदर राहें तलाश हो, तो कोर्ट में जब बात होती है तो बहुत स्पेसिफिक होती है। मैं जाकर के वहाँ पे तारीख बयान नहीं कर सकता कोर्ट के सामने, मैं जाकर के इस्लामी फ़लसफ़ा नहीं बयान कर सकता। जो चीज़ें तय की गई है कोर्ट के पास, मैं उसी पर बहस करना है। जब आप यही चीज़ें सियासत में बहस करते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ, उसका दायरा फैल जाता है बहुत। तो हम, कोर्ट बेशक है, मैं इसका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक सियासी अमल है। बट इट विल नॉट टेक माई वो सब। पीपल विल चैलेंज एट अप्रोप्रिएट टाइम, लेट इट बिकम अ बिल, बिकॉज को सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई अभी तो ये बिल ही है, एक्ट तो बनने दो, उसके बाद हम जो है सुना इसको चैलेंज करते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम और